नमस्कार। आज बात करते हैं समाशोधन गृह के लाभ या महत्व। अभी कल बात की थी हमने समाशोधन गृह क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से कार्य करता है। आज बात करते हैं कि समाशोधन गृह के लाभ या महत्व, हम इसको महत्व के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला है बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सुगमता। समाशोधन गृह के माध्यम से सदस्य बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए का चेकों का निपटारा प्रतिदिन एक ही स्थान पर सरलता से हो जाता है। यानी कि बैंकों में पारस्परिक भुगतान आसानी से, सुगमता से हो जाता है। मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययिता। अगर सभी बैंकें अलग अलग अपने अपने चेकों का भुगतान करें, चेकों का निपटारा करें, तो बहुत सी डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टियाँ हो जाएंगी, जिससे नकद मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, नकद मुद्रा के प्रयोग की आवश्यकता ही पड़ेगी। समाशोधन गृह इस कमी को पूरा कर देगा और उन्हें ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे नई मुद्रा की छापने की स्थिति भी नहीं आएगी और मुद्रा की मितव्ययिता बनी रहेगी। जोखिम में कमी। समाशोधन गृह की अगर सुविधा नहीं होगी तो निश्चित तौर पर नकद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा, जिससे जोखिम अत्यधिक है। अगर इसके बाद समय, श्रम व धन की बचत। समाशोधन के अभाव में किसी शहर के बैंकों को कम से कम अपने एक कर्मचारी को प्रतिदिन उस स्थान के प्रत्येक बैंक में भेजना पड़ेगा। बड़े शहरों में तो ऐसा करना और भी असुविधाजनक होगा, किंतु समाशोधन गृह में बैंकों के आपसी लेन देन का निपटारा एक ही स्थान पर हो जाता है। इससे बैंकों के समय, श्रम व धन की बचत होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक आदमी जाता है और वही सारी बैंकों के चेक समाशोधन कर लेता है। अब अगला है, हम कह सकते हैं भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता। निश्चित तौर पे अगर एक चेकों का भुगतान एक बैंकों में किया जाए, लेने जाया जाए, तो ऐसे में जोखिम भी बढ़ेगा और भुगतान प्राप्ति में सुविधा भी नहीं होगी, कठिनाई होगी। अब बात करते हैं नकद कोष की आवश्यकता। बैंकों के आपसी लेन देन के केवल समायोजन प्रविष्टियों द्वारा ही निपटारा हो जाने से अधिक मात्रा में नकद कोष नहीं रखना पड़ता। अर्थात इसका मतलब है बैंकें अधिक मात्रा में शाख का निर्माण कर लेती हैं, यानी कि उसके जिस व्यक्ति का वो चेक था उसके खाते में उसको क्रेडिट मिल जाता है। ऐसी स्थिति में वो पैसा नकद शाख के रूप में बैंकों में पड़ा रहता है। इसके बाद है मुद्रा का कम निर्गमन। जब मुद्रा की आवाजाही कम होगी तो निर्गमन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे सरकार को भी मुद्रा का निर्गमन बार बार करने से छुटकारा मिल सकता है। कम मुद्रा में ही, मुद्रा के कम प्रचलन से ही सरकार को जब कम प्रचलन होगा तो निश्चित तौर पर देश में मुद्रा छापनी नहीं पड़ेगी, और छापनी नहीं पड़ेगी तो मुद्रास्फीति का भय भी नहीं रहेगा। इसके बाद है चेकों के प्रयोग में वृद्धि। समाशोधन गृह के अंतर्गत चेकों के माध्यम से बैंक का लेन देन शीघ्र निपटारा हो जाने के कारण चेक का प्रयोग निरंतर बढ़ गया है। तो इसमें क्या है, डिजिटल, जो हम बात करते हैं डिजिटल भुगतान की, तो ये चेकों के माध्यम से संभव है, और समाशोधन गृह के माध्यम से चेक को समाशोधन गृह के माध्यम से तुरंत बुनाया जा सकता है तथा आसानी से बनाया जा सकता है। ये बहुत सी सुविधाएं हमें मिल सकती हैं। अब बात इसके बाद है बैंकों में पारस्परिक सहयोग में। निश्चित तौर पर बैंक एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं, जिससे पारस्परिक सहयोग की भावना उनमें विकास होता है, यानी कि वो आपस में सहयोग करने की स्थिति में आते हैं। बैंकिंग प्रणाली का विकास। चेकों के प्रयोग तथा बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होने से देश में बैंकों के विकास तथा विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है। इससे बैंकों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के साथ साथ बैंकिंग क्रियाओं और शुल्कों का मानकीकरण, यानी कि एक जैसा हो जाते हैं, यानी शुल्क वो सभी बैंकें एक जैसा लेने लगते हैं। गैर सदस्य बैंकों की सुविधा। कुछ शुल्क देकर गैर सदस्य बैंक भी समाशोधन गृह में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अब बात आती है इसके दोषों की। बात करते हैं अपर्याप्त संख्या। देश में इस समय समाशोधन गृह की स्थापना कम है, वांछित स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है। ऐसी स्थिति में चेकों का भी प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति वहाँ ज़्यादा समाशोधन गृह उपलब्ध नहीं है। जैसे बहुत आदिवासी इलाके, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर ये अपर्याप्त संख्या में हैं।
सदस्यता ही कठोर नियम है। भारत में समाशोधन गृह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए बैंकों को बहुत सी कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे कि सभी बैंकें इसमें सदस्यता नहीं प्राप्त कर पाते। नियमों में एकरूपता का भेद, क्योंकि यहाँ नियमों में भी एकरूपता का भेद है। कहीं समाशोधन गृह में कुछ नियम है, कहीं कुछ नियम है। इसकी वजह से एकरूपता में अभाव है। पृथक नियंत्रण है। कुछ समाशोधन गृह का नियंत्रण रिजर्व बैंक कर रही है, जबकि अधिकतर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और उसकी सहयोगी बैंकें कर रही हैं, जिससे इसमें नियंत्रण संबंधी भिन्नता भी आती है। अन्य शहरों के चेकों की भुगतान में प्राप्ति में, क्योंकि ये चेक पूरी तरह से स्थानीय चेक, समाशोधन गृह में हमेशा किसके लिए होता है? केवल स्थानीय चेकों के समाशोधन का ही इसमें उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में दूसरे शहर के चेकों का भुगतान इन समाशोधन गृह के द्वारा नहीं प्राप्त होता, तो वो वहाँ फिर उस जनपद में भेजने पड़ते हैं वो चेक, और तब जाके उनका भुगतान प्राप्त होता है। विदेशी समाशोधन, हमारे देश में विदेशी समाशोधन गृहों का बहुत अभाव है। हमारे देश के जो विदेश से चेक वगैरह आते हैं, ऐसी स्थिति में उनका भुगतान नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो उपरोक्त लाभ हानि का विवेचन करने पर स्वीकार करना होगा कि समाशोधन गृह के लाभों से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक फ़ायदा है तथा डिजिटल लेन देन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन समाशोधन गृहों से मुद्रा तथा श्रम की बहुत बचत होती है, और जो देश की तरक्की में बड़ा योगदान देते हैं। जहाँ तक हानियों या दोषों की बात करें, तो ये व्यवस्था की दोष हैं, ना कि समाशोधन गृह के। यानी कि समाशोधन जो गृह के जो दोष हमने समझ पढ़े हैं, उनसे यही समझ में आता है कि वो नियंत्रण के, जैसे कुछ नियंत्रण के हैं, कुछ नियमों में एक रूपता ना होने के हैं, तो ये व्यवस्था के दोष हैं, ना कि समाशोधन गृह के। इसके बाद बात करते हैं भारत में समाशोधन गृह की क्या स्थिति है, तो इसको समझते हैं। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा 1 लाख जनसंख्या तथा कम से कम 5, जिस शहर में 5 बैंक की शाखाएं हों, कम से कम 5 बैंकों की शाखाएं हों, वहाँ पर ही इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। वर्तमान में 1036 समाशोधन गृह कार्य कर रहे हैं देश में। रिजर्व बैंक ने 11 रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित हैं तथा बाकी के सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनकी सहायक बैंकों के द्वारा नियंत्रित हैं। लगभग 22 करोड़ चेकों का समाशोधन होता है, जिसमें लगभग 1200 अरब रुपए की राशि होती है, जो लगभग 12 अरब रुपए की राशि होती है।